हेलो क्लास। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के तीसरे तरह के जो वर्गीकरण है, तीसरा जो टाइप्स है, जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले हम अपनी लास्ट क्लास का रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मनरेगा 2005। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले इसका नाम नरेगा था, अब इसको मनरेगा कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, 100 दिन का कम से कम ग्रामीण सेक्टर के जो बेरोज़गार लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। और अगर 100 दिन का रोज़गार देने में सरकार असफल हो जाती है तो सरकार को 100 दिन का बेरोज़गारी भत्ता उन श्रमिकों को देना होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र या मुनज़्ज़म सूबा की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है या अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो नियम और कानूनों के हिसाब से चलता है और जिसमें अधिकार और कर्तव्य सभी लोगों के परिभाषित होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड इसका उलट होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या असंगठित क्षेत्र में जो काम है वो नियम और कानून के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए कोई भी कानून नहीं बना होता, वो बिना कानून के परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा हमने इन दोनों में डिफरेंस देखे। डिफरेंस में हमने पहला डिफरेंस देखा था फॉर्मेलिटी, यानी कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें फॉर्मेलिटी जब वो फॉर्मल होता है और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो अनफॉर्मल होता है। दूसरा डिफरेंस हमने देखा था फ्रिंज बेनिफिट, किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फ्रिंज बेनिफिट नहीं दिए जाते। फिर राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, हुकूक और फ़राइज़ के बारे में पढ़ा कि जो राइट और ड्यूटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके डिफाइंड होते हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में परिभाषित नहीं होते। और जो आगे इसी तरीके से हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शिक्षा की ज़रूरत होती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हर जगह शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने और बिंदु देखे जैसे जॉब सिक्योरिटी और ओवर टाइम कंपनसेशन, टाइम पीरियड, एम्प्लॉयमेंट, हॉलीडे, स्कोप। इन सब के बारे में हमने इन सभी पॉइंट के आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट किया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। इसके बाद हमने देखा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे उसमें जो एम्प्लॉई हैं उनका शोषण किया जाता है, तो उनको शोषण से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ टाइप पढ़े थे, कुछ तरीके पढ़े थे, उपाय पढ़े थे। वो क्या है, उनमें से एक है चीप लोन, यानी कि हम उनको चीप लोन दे सकते हैं, सस्ता कर्ज दे सकते हैं जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसी तरीके से हम मिनिमम वेजेस निर्धारित कर सकते हैं, वर्किंग आवर को निर्धारित कर सकते हैं। चीप बेसिक सर्विसेज जो हैं उनको, जो बुनियादी खिदमत हैं उनको हम कम पैसों में या फ्री में दे सकते हैं, हमसे मतलब गवर्नमेंट। इसी तरीके से वोकेशनल एजुकेशन दी जा सकती है उन्हें, यानी पेशेवर तालीम दी जा सकती है और उनका कोटा फिक्स किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एम्प्लॉई है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं। तो स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो दो होते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। आइए इन दोनों के मीनिंग को समझते हैं। इनके मीनिंग को समझने के बाद हम इन दोनों की विशेषताएं देखेंगे और विशेषताओं को जानने के बाद हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर करेंगे, उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके अंतरों को, फ़र्कों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर एक इकोनॉमी का ऐसा पोर्शन है जिस पर
जिसका जो स्वामित्व है वो गवर्नमेंट के पास होता है और उसका प्रबंध, उसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के पास होता है और उसका कंट्रोल भी किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र, ऐसा भाग या ऐसा पोर्शन या ऐसा हिस्सा जिस पर स्वामित्व, प्रबंध और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होता है और ये सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है और इसमें अधिकार और कर्तव्य परिभाषित होते हैं। आइए मीनिंग पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट में। पब्लिक सेक्टर मीन्स दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि पब्लिक सेक्टर ऐसा पोर्शन है इकोनॉमी का, ऐसा हिस्सा है इकोनॉमी का जो किससे संबंधित है, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं। और वो व्यावसायिक एक्टिविटीज़ और गैर व्यावसायिक एक्टिविटीज़ का ओनर कौन है, उनका ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर सब गवर्नमेंट होती है। इट्स मेन एम इज़ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। और जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि वो जो समाज है, जो देश है, उसमें सोशल वेलफेयर के लेवल को बढ़ाना होता है ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं को, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरी कर सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें। इसके बाद है आपका फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला पॉइंट है फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि वो रोज़गार का सृजन करता है, वो रोज़गार को पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो किस तरीके से रोज़गार को पैदा करता है हमारी इकोनॉमी में। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें क्या होता है, वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, स्कूल्स में और कॉलेज में टीचर्स की नौकरियां निकलती रहती हैं और नॉन टीचिंग की जॉब्स निकलती रहती हैं। इसी तरीके से एसएससी और यूपीएससी में हर साल नौकरियां निकलती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके एम्प्लॉय ढूंढने में मदद करती है। एसएससी यूपीएससी के अलावा बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं जो बैंक में नौकरी के लिए होते हैं, जैसे आईबीपीएस का एग्ज़ाम है या बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, वो गवर्नमेंट कराती है ताकि अपने बैंक में जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको हायर कर सकें। इसी तरीके इंश्योरेंस कंपनी में जो सरकार है वो रोज़गार क्रिएट करने का काम करती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, जैसे एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या दीगर गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनका स्वामित्व और मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो उस कंपनी में भी आए दिन नौकरियां निकलती रहती हैं वेरियस पोस्ट पर। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर या जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है, रोज़गार का सृजन करता है हर साल। इसके और एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा, मनरेगा कॉन्सेप्ट लाई सेंट्रल गवर्नमेंट। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो रूरल सेक्टर के जो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और उनके पास कोई हिल्ला रोज़गार नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, 100 दिन का कम से कम रोज़गार देने की गारंटी दी है। और अगर किसी वजह से 100 दिन का रोज़गार नहीं दे पाती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, 100 दिन का कम से कम बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर है वो रोज़गार को क्रिएट करती है। और कई तरीके होते हैं, जैसे एफडीआई को बुलाकर जो पब्लिक सेक्टर है उनको हम देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट एफडीआई को भी बुलाती है और जो हमारे देश के छोटे व्यवसायी हैं उनको सस्ता ऋण दिलाती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है और प्रोडक्शन करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन में लोगों को लगाने की वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके आधार पर जो पब्लिक सेक्टर है या जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। इसके बाद है डेवलपर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ऐसा होता है जी, जो
कोई भी देश हो, जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, जब तक वहाँ दूसरी देश की कंपनियाँ इन्वेस्ट नहीं करती। और जो प्राइवेट कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाती, क्योंकि इसमें एक बहुत मोटा अमाउंट लगता है, और इसमें पैसा लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना पैसा नहीं दे सकती। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार को दी जाती है। तो सरकार क्या करती है, हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाती है। जैसे सड़क बनाई, हाईवेज बनाए, गलियां बनाई, नालियां बनाई, बिल्डिंग्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो इस तरीके से क्या करता है, जो एक स्ट्रक्चर है पूरी इकोनॉमी का, उसको गठन करता है, उसको स्थापित करता है कौन? पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करता है। तीसरी फीचर है कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब सवाल उठता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी देश में कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हों और कुछ लोग बहुत ही गरीब हों, तो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ लोग हैं वो इतने अमीर हैं कि उनकी जो देश की पूरी जीडीपी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन चंद लोगों के हाथों में है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके हाथ में जीडीपी का मुश्किल से 10% भी हिस्सा नहीं है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है, इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आपका कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल ऐसे करता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इकोनॉमी में अपना पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। उससे क्या होता है, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलता है, प्रोडक्शन होता है, और जो धीरे धीरे वो जो लोग हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ज़रिए से रोज़गार जिनको मिला है उनको उनकी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, और वो अर्निंग दोबारा से इकोनॉमी में सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसी तरीके से यहाँ मनरेगा का भी एग्जांपल लागू हो सकता है। जैसे मनरेगा में हमने देखा जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, कुछ कर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा उनके पास कोई ज़मीन वमीन भी नहीं है कृषि वगैरह की, और बेरोज़गार हैं बिल्कुल, तो उनको मनरेगा के तहत 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है कम से कम, और अगर रोज़गार नहीं दिया गया तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा कम से कम 100 दिन का। तो इस तरीके से क्या होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को गवर्नमेंट कम करने का काम करती है। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं इसके, जैसे अभी मुद्दा भी चल रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जैसे जिसके लिए किसान विरोध कर रहे हैं। तो पहले क्या था, जो किसान थे वो उनकी फसल को बहुत सस्ता खरीद लिया जाता था, तो उनकी फसल को अच्छे दाम दिलाने के लिए सरकार ने क्या करा कि उसके लिए उनकी फसल के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा प्राइस जिससे कम पर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी उत्पादक किसानों से फसल नहीं खरीद सकता। तो इससे क्या होता था, जो किसान है वो इस बात से निश्चिंत रहते थे कि कम से कम इतना दाम तो उनकी फसल का उन्हें मिल ही जाएगा। हालांकि अभी वर्तमान सरकार ने इसको हटा दिया है, इसमें बदलाव किए हैं जिसकी वजह से किसान विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन मैं अब तक की बात करूं तो अब तक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसका यही मतलब था कि जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको उनकी फसल का कम से कम एक निश्चित अमाउंट दिलाया जा सके। ऐसा करने से क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है हमारे देश में, उसमें एक कमी होगी। हमारे देश में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी आय बहुत कम होती है, और जो शहरी क्षेत्र में है अक्सर उनकी भी, जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनकी भी आय कम होती है। तो इन लोगों को, इन किसानों की फसल को जब हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे देश के लोगों के बीच में, उसमें कमी आती है। तो इस तरीके से भी जो पब्लिक सेक्टर है या जो गवर्नमेंट है वो आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने का काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए सस्ता ऋण दे सकती है लोगों को या छोटे उत्पादकों को,
जो क्या करेंगे, अपना व्यवसाय शुरू करेंगे और अपनी जीविका कमाएंगे। तो इस तरीके से भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, उसमें प्रोडक्शन भी आसानी से किया जा सकता है, उसको मैनेज और कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो गवर्नमेंट जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है तो उससे भी क्या होता है, रोज़गार भी मिलता है छोटे लोगों को, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी समाज में या हमारे देश में कम होती है। इसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके तहत क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो एक दिन में कितनी वेज होनी चाहिए मिनिमम, उसको गवर्नमेंट ने तय कर दिया। अब उस तय करने से क्या होगा, जो एम्प्लॉय हैं, जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनको उससे कम मिनिमम वेज पर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, जिससे क्या होता है उनके आर्थिक हित बरकरार रहते हैं और वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। तो मिनिमम वेज एक्ट या इसी तरीके के और बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, ग्रेच्युटी एक्ट, पेंशन एक्ट, इसी तरीके से बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिससे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। तो ये बात हुई कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कैसे कंट्रोल करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। अगला पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो भारत देश है इसमें कुछ जगह तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव देहात के एरिया जो हैं वो अक्सर ऐसे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा जो है विकास नहीं हुआ है, वो अभी भी अविकसित हैं। उस क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ पर कंपनीज़ जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो इन्वेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ रोज़गार क्रिएट नहीं होता। वहाँ की जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो कम होती जा रही है और उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे केस में क्या करती है जो सरकार होती है या जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या करता है, ऐसी जगह पर अपने इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं जहाँ रोज़गार अक्सर, जहाँ पर जो है जिसके कारण से मतलब जो ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है इसको प्राप्त किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टेट में बहुत कम विकास हुआ है तो वहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस स्टेट में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकती है और वहाँ पर बिजनेस सेटअप कर सकती है और इंडस्ट्रीज़ खोल सकती है, लोगों को मोटिवेट कर सकती है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि जो गरीब स्टेट है या जो गरीब क्षेत्र है या जो अविकसित क्षेत्र है वहाँ के भी आर्थिक पैरामीटर्स जो हैं वो सुधर सकें और वहाँ का भी कल्याण हो सके। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्राप्त करने में भी पब्लिक सेक्टर क्या करता है, एक अहम रोल प्ले करता है। अगला है सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर के जो आपकी संस्थाएं होती हैं, पब्लिक सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो पैसा ना कमाकर जो हमारे देश की जनता है उसके सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का प्रयत्न करती है। अब सवाल उठता है कि वो सोशल वेलफेयर को कैसे बढ़ाती है। तो सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए या सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है वो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में या कम लागत पर। जैसे पहली सर्विस की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा। आज हमारे देश में लगभग स्कूल लेवल की जो शिक्षा है पूरी मुफ्त है, बहुत कम उसका खर्चा उठाना पड़ता है गरीब लोगों को, सारा खर्चा उसका गवर्नमेंट उठाती है। उसके बाद सरकारी इंस्टीट्यूशन है जिनमें फ़ीस ना के बराबर है और जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से गरीबों को भी और उन बच्चों को भी जो पढ़ने में होशियार हैं और पैसों की वजह से रह जाते हैं उनको भी एक तरीके से मदद मिल रही है और वो भी अपना जीवन संवार रहे हैं। तो शिक्षा के माध्यम से क्या कर रही है जो पब्लिक सेक्टर है वो इस देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर रही है और इस तरीके से जो सोशल वेलफेयर है उसको प्राप्त करने का काम कर रही है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के अलावा
स्वास्थ्य सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, पब्लिक सेक्टर दे रहा है। जैसे हमने देखा अभी कोरोना में भी जो कोरोना पेशेंट हैं, जो भारत के लोग हैं, अब उसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सबके फ्री में कोरोना टेस्ट कर रही है। अब किसी भी सरकारी संस्था में आप जाओगे तो अब हर जगह जहाँ भी आप इसका काम पड़ रहा है उसी सरकारी संस्था में अब चेकअप करने शुरू कर दिए गए हैं। तो ये सब कुछ फ्री में हो रहा है और इसकी वैक्सीन को भी बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है लगातार। तो कोरोना से हम समझ सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कोरोना का क्यों चेकअप कर रहा है हर आदमी का, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके और देश में गंभीर हालत से या गंभीर सिचुएशन से बचा जा सके। तो इस तरीके से भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है पब्लिक सेक्टर, ये भी आपका सोशल वेलफेयर को प्राप्त करता है। इसके अलावा जैसे रहने के लिए जिन लोगों पर मकान नहीं है तो उस गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डीडीए फ्लैट के नाम से फ्लैट बनवाती है और उनको लकी ड्रॉ के हिसाब से, ये कम प्राइस पर कुछ लोगों का सिलेक्शन करके उनको फ्लैट बहुत कम खर्चे में अवेलेबल कराती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। अपने तरह तरह के जो टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है गवर्नमेंट, उसके माध्यम से तो रोज़गार देकर भी वो सोशल वेलफेयर करती है। इसके अलावा बैंकिंग सुविधाएं देकर भी जो है सरकार सोशल वेलफेयर को प्राप्त करने का काम करती है। इसी तरीके से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गरीबों को कल्याण करता है, जो गरीब किसान है उनका कल्याण करता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना भी सोशल वेलफेयर का एक हिस्सा हो सकता है। इसी तरीके से जो लेबर लॉज हैं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, इस तरीके से जो लेबर लॉ बने गए हैं, फैक्ट्री एक्ट है, इस तरीके से जो सरकार है वो सोशल वेलफेयर को प्राप्त करने का काम करती है। या एक एग्जांपल और इसका और लिया जा सकता है, जैसे कि आज हमारे देश में जो राशन है वो बहुत सस्ते दाम पर गेहूँ और चावल वगैरह गरीबों को दिया जा रहा है राशन के नाम पर। तो राशन से क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं जो पेट भर कर नहीं खा पाते थे और जो जिनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता था, दिन में जितनी कैलोरी या जितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पाता था पैसे की कमी से, तो उसको काफ़ी हद तक सुधारने में गवर्नमेंट सही साबित हुई है। तो फ्री राशन देना भी एक सोशल वेलफेयर का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो सरकार होती है वो आपका सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करती है। तो ये सोशल वेलफेयर भी जो है पब्लिक सेक्टर का एक अहम विशेषता है, इसकी एक अहम फीचर्स हैं। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी पूंजी जितनी हम लगाते हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है, उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन के कई तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन को किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट मतलब क्या करती है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित बहुत उदार कानून बनाती है, और जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे भारत देश में इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमें टैक्स मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है वो होता है। इसके अलावा बैंक से क्या है, जो छोटे उत्पादक हैं उनको सस्ता ऋण दिलाया जाता है, जो उद्योग शुरू करते हैं उस ऋण को लेकर और अपनी जीविका कमा पाते हैं, और साथ ही जो कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे देश में उसको बढ़ा पाते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो इनडायरेक्टली क्या बनेगा, जो जिन लोगों को हायर किया गया है उन लोगों की इनकम बन जाएगा। तो वो इनकम फिर सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से फॉरेन में भी इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है वो एक्सपोर्ट करने का काम भी करती है, एक्सपोर्ट करने से हमारे देश में पैसा बढ़ता है। तो इसलिए इस हिसाब से भी अगर देखें तो जो पब्लिक सेक्टर है वो कैपिटल फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ कारण हैं कैपिटल फॉर्मेशन के, कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है वो कैपिटल का फॉर्मेशन को अंजाम देता है और हमारे देश में जो फंड है, जो पैसा है, उसकी वृद्धि कर रहा है। अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की।
प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का, या ऐसा हिस्सा है इकोनॉमी का जो निजी लोगों के हाथों में होता है, यानी कि उसके जो ओनर हैं, उसके जो मैनेजर हैं, उसके जो कंट्रोलर हैं, वो निजी लोग होते हैं। पर्सनल स्तर पर उसकी ओनरशिप होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है इनका ओनर नहीं होती, बल्कि प्राइवेट आदमी इनकी ओनर होती है, मैनेजर होती है और कंट्रोलर होती है। तो आइए पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। प्राइवेट सेक्टर मीन्स दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा पोर्शन है इकोनॉमी का जो बिजनेस या नॉन बिजनेस से, यानी कि व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्रियाकलापों से संबंधित है, और जिनको ओनर, मैनेजर और कंट्रोल कौन है? प्राइवेट पीपल हैं, यानी कि सरकार नहीं है, आम आदमी उनका, जो जनता है देश की, वो उनकी मालिक है, वही उनकी कंट्रोलर और मैनेजर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इट्स ए मेन एम इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सॉरी, प्राइवेट का मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होता, प्राइवेट का जो मुख्य एम होता है वो होता है मैक्सिमाइजिंग, हाँ सॉरी सही, इट्स मेन एम इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए कम काम करता है और अपने लाभ कमाने के लिए ज़्यादा काम करता है, उसी पर ज़्यादा बल देता है। अब हम देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके फीचर्स क्या क्या होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव फीचर्स की, कि जो सकारात्मक विशेषताएं, यानी कि जो अच्छी विशेषताएं प्राइवेट सेक्टर की, वो कौन सी होती है। पहली विशेषता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बहुत अधिक मात्रा में रोज़गार पैदा करता है। जो हालांकि ये बात सच है कि जो कम इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं उनको या जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार कम दिया जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो कंसिडरेशन होता है, जो कंपनसेशन होता है, वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी काम की, तो उसको जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बहुत अधिक सैलरी भी देता है। तो फिर भी अगर तुलना करें गवर्नमेंट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर ने जो है हमारे देश में पब्लिक सेक्टर की तुलना में अधिक रोज़गार दिए हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो फीचर्स है प्राइवेट सेक्टर की वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है। यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है वो एक तरीके से क्या विशेषता रखता है? वो ये विशेषता रखता है कि वो हमारी देश की जो आर्थिक हालात हैं उनको सुधारता है। वो कैसे? प्राइवेट सेक्टर रोज़गार देता है लोगों को, इस लिहाज से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर हमारी देश की इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करता है, इस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है? सिक्योरिटीज़ को इशू करके, प्रतिभूतियों को इशू करके या शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करके पैसे को जुटाता है, लोगों की सेविंग्स को अपने पास लाता है और उसे इन्वेस्ट कर देता है, जिस इन्वेस्टमेंट की बदले से हमारे देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो तेज़ हो जाती हैं और हमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त हो जाती है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की एक विशेषता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करता है। तीसरा है हाई प्रोडक्टिविटी। आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है, जो गवर्नमेंट है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। उसमें लोगों को, जो लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, वो आलसी टाइप के होते हैं और वो पूरा ध्यान अपनी प्रोडक्शन पर नहीं देते, क्योंकि उनको एक फिक्स सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है और वो अपने काम में ईमानदारी से काम नहीं करते। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज हैं या संस्था हैं उनका निजीकरण कर रही है, क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं वो हर काम को इस तरीके से करते हैं कि उससे प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। तो प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है पब्लिक सेक्टर की तुलना में ज़्यादा होती है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तीसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड।
जैसे मैंने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपका पब्लिक सेक्टर की तुलना में ज़्यादा रोज़गार देता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो जिस वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। और जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, जितनी हमारे देश में डिमांड है प्रोडक्शन की, उससे ज़्यादा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे देश में पैसा आता है। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी, प्राइवेट सेक्टर भी जो है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। छठा है कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया, ये एक फर्म से लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उनको इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, पैसा हमारा बढ़ता है, हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव फीचर्स की। पहला है मोनोपोली ओरिएंटेड। हम जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइज हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो जो छोटे मोटे कंपनियां होती हैं, छोटी मोटी या छोटे मोटे व्यवसायी होते हैं, उनको वो मार्केट से बाहर कर देती है अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के आधार पर और अपनी विशाल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। यानी कि वो क्या करती हैं, बड़े लेवल पर बिजनेस करती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, और उनको जो है प्रोडक्शन जो है वो छोटे व्यवसायियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और उनकी लागत भी बहुत कम आती है, जिस वजह से सस्ते दाम पर सस्ते दाम पर प्रोडक्ट बेच सकती है मार्केट में, ये हमारे देश में। तो अब मोनोपोली में क्या होता है, पहले तो वो सस्ता बेचकर क्या करती है, अपनी मोनोपोली बना लेती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, सस्ता बेचने से लोग उनका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने लगते हैं और जो छोटे व्यवसायी हैं वो अपने आप बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और जब एक बार मोनोपोली लगभग हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनीज की, उसके बाद वो हाई प्राइस चार्ज करने लगते हैं और जो इकोनॉमी है, जो लोग हैं इकोनॉमी में, उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज करती है वस्तुओं और सेवाओं का। और मोनोपोली की एक दुष्प्रभाव ये भी है कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी कि जिस आदमी की जैसी हैसियत है उससे उसी हिसाब से वो प्राइस उसको उसी हिसाब से वो प्राइस तय करता है उस आदमी के लिए। दूसरी नेगेटिव फीचर है फोकस ऑन प्रॉफिट ओनली। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, वो अपने प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तीसरा है करप्शन। करप्शन कैसे हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, टैक्स की चोरी करना चाहता है, वो टैक्स को हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश करता है, इसके लिए वो रिश्वत भी देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को। ये इस तरीके से जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको करता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है कंपनी की और जो इनकम स्टेटमेंट है, यानी कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं, उसमें क्या दिखा सकती है कंपनी, अपनी असेट को कम दिखा सकती है, ज़्यादा दिखा सकती है, इसी तरीके से लाइबिलिटी में परिवर्तन कर सकती है। तो मतलब जो कंपनी की माल दौलत है उसको घटाकर या बढ़ाकर दिखा सकती है, जिसकी वजह से लोगों को धोखा हो सकता है। या करप्शन के मामले में एक ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ में क्या होता है, जो एम्प्लॉई हैं उनका शोषण किया जाता है, उनसे ओवर टाइम काम कराया जाता है, ज़्यादा काम कराया जाता है और उनको सैलरी पूरी नहीं दी जाती, सैलरी उनकी काट ली जाती है और उनको जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं दिए जाते। और जब इस बात को चेक करने के लिए कोई सरकारी अधिकारी उनके पास जाता है तो वो उनको क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, उनको कमीशन दे देते हैं और वो सरकारी अफसर भी उनका कुछ नहीं करते, उन पर केस नहीं करते। जिस तरीके से जो एम्प्लॉय हैं उन प्राइवेट कंपनीज़ के, उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। तो करप्शन भी एक बड़ी वजह है, एक बड़ी विशेषता है प्राइवेट सेक्टर की। इसी तरीके से जो एक और नेगेटिव फीचर है प्राइवेट सेक्टर की, वो है एक्सप्लॉइट एम्प्लॉयज़। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो लोगों से काम तो ज़्यादा लेना का, अपने कर्मचारियों से काम ज़्यादा लेने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, उनको सैलरी बहुत कम देता है और उनके जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं उनको बहुत कम कर देता है, उनका अमाउंट बहुत कम कर देता है
और उनको जो है ओवर टाइम में भी उनकी पूरी तनख्वाह नहीं देता, ओवर टाइम को भी कम रेट पर पेमेंट करता है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो जो गैर इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है और जो छोटे छोटे से कोर्स जैसे ITI वगैरह करके जाते हैं, उनका जो क्या करती है कंपनी अक्सर शोषण करती है, उनको आर्थिक लाभ अधिकतर नहीं देती बल्कि उनसे काम ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करती है। छठा है टैक्स स्कीपिंग। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन पर एक बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो क्या करती हैं CA को पैसे देकर अपनी बैलेंस शीट में इस तरीके से चेंज करा लेती हैं और कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कम दिखाई दे, जिस वजह से उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम हो जाए। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में की जो कंपनीज हैं वो आपकी टैक्स से भी बचने का काम करती हैं। छठा है डज नॉट फोकस ऑन CSR। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो कंपनी होती है वो हमारे देश के जो सोशल रिसोर्स, जो हमारे देश का समाज है, उनसे संसाधनों को और उनसे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और हमारे देश से जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही है उनसे फ़ायदा उठाती है। तो क्योंकि वो हमारे देश के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा रही है, हमारे समाज के लोगों से एक अपना काम करवाती है। अब जब जो कंपनीज़ हैं वो हमारे समाज के, हमारे जो देश है उसके रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो हमारे देश के प्रति उनकी भी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो जिस लोगों को अपनी कंपनी में रखकर उनसे पैसा कमवा रही है वो उनके प्रति कुछ सकारात्मक रवैया रखे, जैसे कि वो हॉस्पिटल बनवाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे, उनके बच्चों को शैक्षिक अवसर दे। इस तरीके से जो कंपनी होती है उनकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। तो कंपनी क्या करती हैं, उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करती हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। समाज के लोगों पर या समाज के जो संसाधन हैं उन पर अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहती, उनसे बचना चाहती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पहला डिफरेंस है आपका ओनर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलर। जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो ओनर होती है, मैनेजर होती है, कंट्रोलर होती है वो गवर्नमेंट होती है, और प्राइवेट सेक्टर की जो ओनर होती है वो प्राइवेट पार्टीज होती हैं, यानी गवर्नमेंट नहीं होती। दूसरा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स का। जो पब्लिक सेक्टर है उसका सोशल वेलफेयर जो है ऑब्जेक्टिव होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा बड़ा मोटिव होता है। वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहती हैं और सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगला डिफरेंस है सोर्स ऑफ कैपिटल। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके लिए जो आपका सोर्स ऑफ कैपिटल होता है वो होता है टैक्सेशन, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों पर और बिजनेस की व्यावसायिक संस्थाओं पर, देश की व्यावसायिक संस्थाओं पर, और अपना इनकम को जनरेट करती है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेजरी बिल को भी इशू करती है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा जुटाती है या पैसे को उनसे बिल वापस खरीद कर इकोनॉमी में छोड़ती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए जो उसको सोर्स ऑफ कैपिटल होता है वो उनकी सिक्योरिटीज़ और लोन होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ कंपनी की इशू करते हैं और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। अगला डिफरेंस है नेचर ऑफ जॉब। पब्लिक सेक्टर में जो जॉब होती है अक्सर वो परमानेंट नेचर की होती है। जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को देखा होगा, उनकी जॉब परमानेंट है, वो छीनेगी नहीं अब। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो कंपनी है वो लोगों को तब तक ही रखती है जब तक उसे दिखाई देता है कि इस आदमी से हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही उसको लगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी घट गई है या अभी हमें कमा के नहीं दे पा रहा, तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उनको हटा देती है। तो इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रोज़गार परमानेंट होता है और प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार परमानेंट नहीं होता। अगला डिफरेंस है मोनोपोली।
मोनोपोली का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें बाजार में सिर्फ एक ही फर्म होती है, एक ही प्रोड्यूसर होती है, एक ही सेलर होता है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो मोनोपोली कंपनी है वो क्या करती है, लोगों से ज़्यादा कीमत वसूलती है। तो मोनोपोली की स्थिति जो है पब्लिक सेक्टर में नहीं आती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अधिक से अधिक सोशल वेलफेयर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी होती है वो अपना मोनोपोली राइट लेने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि बाज़ार में उनकी मोनोपोली बन जाए और वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। अगला डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लोअर होती है। इसी वजह से इनका अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, निजीकरण कर देती है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करती है। इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, गवर्नमेंट जो होती है वो क्योंकि सैलरी अच्छी देती है और बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, सैलरी के साथ साथ फ्रिंज बेनिफिट्स देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो पब्लिक सेक्टर है वो लोगों को सैलरी के रूप में देता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो इसी हिसाब से सैलरी देता है जिससे कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। वो ज़्यादा सैलरी नहीं देते, खासतौर से जो कम इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको। इस वजह से क्या होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। अगला आपका डिफरेंस है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन। जो पब्लिक सेक्टर है वो नौकरी देता है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी नौकरी देता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रोज़गार सीमित मात्रा में होता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी नौकरियाँ निकलती हैं, 100 नौकरी निकलेंगी, 1000 नौकरी निकलेंगी और जो एप्लीकेंट है वो 1 लाखों से भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम तुलना करें एम्प्लॉयमेंट के आधार पर तो जो पब्लिक सेक्टर है वो कम एम्प्लॉयमेंट देता है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर की तुलना में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, जो आपका तीसरा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।